गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्टिव पैसिव के नेक्स्ट पार्ट के साथ यहाँ पर हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने टेंस के अकॉर्डिंग जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना लिए थे, चेंज कर लिए थे एक्टिव टू पैसिव, जिसमें हमने प्रेजेंट और पास्ट की कुछ चीज़ें देखी थी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस हो तो हम इज एम आर लगाएंगे, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो वॉज वर लगाएंगे, डू डज हो तो इज एम आर, डू डज, डू नॉट और डज नॉट हो तो इज एम आर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डिड नॉट हो तो वॉज वर प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसी सेक्शन में टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स जो चल रहे थे उसमें हम नेक्स्ट लेंगे, वो हमारा होगा, हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाते जाते हैं और देखते जाते हैं। तो जो हमारा 5th रूल है, जो हमारा 5th रूल है वो है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो तो जब उसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में हम उसको चेंज करेंगे तो होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर की थी कि जब यहाँ पर हम प्रेजेंट में चल रहे हैं तो आगे भी हम प्रेजेंट में चलेंगे, जब हम यहाँ पे फ्यूचर में पास्ट में चल रहे हैं तो हम वहाँ पर भी फ्यूचर में चलेंगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव काफ़ी कंफ्यूजिंग है, दोनों के टेबल्स भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव पैसिव का क्लियर है कि जब वो यहाँ पर इस तरफ प्रेजेंट होगा तो पैसिव बनाते टाइम भी वो प्रेजेंट होगा। अब हम देख लेते कुछ एग्जाम्पल्स इसके। राम इज टीचिंग मी, सेम थिंग, इज एम आर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म भी है। तो अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मी जो है जब सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो क्या बनेगा, आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, एम, आई एम बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, बाय राम। क्लियर? अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, सेकंड। यू आर कटिंग ट्रीज। ठीक है, इसका पैसिव क्या बनेगा, अब हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा क्या होगा, ट्रीज। तो ये हमने लिखा ट्रीज, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है तो हम यूज करेंगे आर, और अगर यहाँ पर एस नहीं हो के ओनली ट्री होता तो हम क्या करते, इज हेल्पिंग वर्ब यूज करते। ट्रीज आर बीइंग, कट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कट की तीनों ही फॉर्म कट होती है, कट, कट और कट। ट्रीज आर बीइंग कट बाय, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही रहता है। ठीक है, क्लियर? हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, ये 3rd एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई am learning English। ओके, अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश के साथ हम आर यूज नहीं करेंगे, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज तो उसके साथ हम इज ही यूज करेंगे। इंग्लिश इज बीइंग, लर्न की थर्ड फॉर्म होगी लर्न।
बाय मी। जो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा उसमें मी हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म था, तो हमने जब पैसिव बनाया था सब्जेक्टिव फॉर्म में हमने आई यूज किया। यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, तो जब उसको हम ऑब्जेक्ट में बना रहे हैं तो मी यूज कर रहे हैं। ये जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी उसका टेबल में पहले ही आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रूल होगा टेंस के अकॉर्डिंग, वो होगा वॉज वर। सेम थिंग जैसे इज़-एम-आर का हमने बनाया वैसे ही वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी। जब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे सेम थिंग इज़-एम-आर की जगह जैसे ही वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। She was preparing tea। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? टी। उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे टी। टी के साथ भी हम was ही लगाएंगे। टी was being। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड बाय। अब शी का हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? हर। ये हमारा पैसिव का सेंटेंस हो गया। टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। Vegetables were sold सॉरी थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा इस सेंटेंस में, हम कर देते हैं यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा। फिर से देख लेते हैं। दे वर सेलिंग वेजिटेबल्स। मैंने थोड़ा सा पैसिव फॉर्म लिख दिया था पहले यहाँ पे। ये करेक्ट सेंटेंस है कि दे वर सेलिंग वेजिटेबल्स। तो अब हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम इसका सेंटेंस क्या बनेगा इसका। वेजिटेबल्स वर। अब अगर यहाँ पर वेजिटेबल होता तो हम वॉज लगाते, लेकिन वेजिटेबल्स है इसलिए हम वर लगा रहे हैं। वेजिटेबल्स वर बीइंग सोल्ड। सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सोल्ड। सोल्ड बाय दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा देम। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, मैं सेंटेंस को ओरली वर्बली बोल देती हूँ, आप लोग अपनी रजिस्टर्स में नोट कर लीजिएगा। वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय देम। क्लियर? अब आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस पढ़े कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस एक्टिव में आते हैं तो उसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस आते हैं तो हम उसको पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। अपनी बुक वगैरह जो भी है उसमें एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे। छोटे बच्चों की भी ग्रामर की बुक ले सकते हैं। आपकी प्रीवियस क्लास की अगर ग्रामर की बुक आपके पास है तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें क्लियर होते जाओगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा रही थी मैं
कि अब किस टाइप से रेशनल नंबर हम फाइंड करेंगे। दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड करने हो 1 2 3 इस टाइप से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा उसके अकॉर्डिंग हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें अनलिमिटेड रेशनल नंबर भी होते हैं, पर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर जिसमें बता रही हूँ कि फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/2, इन दोनों के बीच में मुझे ओनली वन रेशनल नंबर फाइंड करना है। ऐसे यहाँ पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो अभी हम यहाँ पर 1 ही फाइंड करेंगे। अब इसमें आपको ये देखना है फ्रैक्शन में है, सबसे फर्स्ट ये देखना है कि इसके डिनोमिनेटर यहाँ पर डिफरेंट है। आपको इसमें अलग अलग टाइप के भी आएंगे, जैसे 2 और 3 के बीच में, तो उसमें कैसे फाइंड करना है, तो इस टाइप से अलग अलग आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको सब एग्जाम्पल बताऊंगी। 3/5 और 7/2। अब इसमें 5 और 2 दोनों डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट 3/5, जैसे हमने फर्स्ट रेशनल नंबर ले लिया 3/5, इसमें क्या डिफरेंट डिनोमिनेटर है इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ 3/5 का आपको सेकेंड जो रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है सेकेंड का 2, और 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों से करना है। तो 3 × 2 6 और 5 × 2 10, इस टाइप से ये 6/10। अब ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया 7/2, अब 7/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, इसके डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 35 और 2 5 10, ये आपके आ गए रेशनल नंबर। क्लियर। इस टाइप से आपको इसमें ये रेशनल, अब यहाँ पर ये अभी तक फिनिश नहीं हुआ है कि इन दोनों के बीच में ये रेशनल नंबर है। अब आपको क्या करना है इसमें कि फाइंड द वन रेशनल नंबर। अब इसमें ये देखना है कि 1 हमें क्या फाइंड करना है 1, तो 1 मीन्स n इक्वल्स टू हमारे पास क्या अभी 1, हमें 1 फाइंड करना है। तो हम जितने भी हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हमें क्या करना, उसमें 1 प्लस ऐड करना, मतलब 1 प्लस करना है। कैसे, जैसे 1 में 1 प्लस किया मैंने तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब जो भी हमारी रेशनल नंबर है, जैसे मैंने इसको एक्सचेंज डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है, वो किस कंडीशन में किया है, जब इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तब हमें ये कंडीशन यूज़ करनी है कि एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके जो रेशनल नंबर आएंगे उसका हमें फिर ये न्यू स्टेप यूज़ करनी है। अब इसमें कितने 1 + 1, यहाँ पर 1 है तो इसका में n + 1, वही n + 1, मतलब n + 1 इसका मीन्स 2। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे ये रेशनल नंबर आए हमारे, फर्स्ट लिख सकते हो, फर्स्ट या तो डायल लिख दो, फर्स्ट रेशनल नंबर नहीं लिखो, डायल लिखो। कैसे 6/10 इंटू, अब 6/10 किससे मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से करने मुझे, तो 6 क्या हो जाएगा 12/20। क्लियर। और यहाँ पर भी मैं जैसे क्या किससे मल्टीप्लाई करूँगी 35 को 35/10, और इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 2/2, तो कितने हो जाएंगे 70/20। अब ये जो रेशनल नंबर है 12 और 70, ये क्या हो गया, अब ये 12/20 और 7/20, इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर ये दोनों ही रेशनल नंबर हो गए 3/5 और 7/2 के बीच में, तो ये रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। इस टाइप से दूसरा मेथड भी है। नेक्स्ट देखना, एग्जाम्पल 3 and 4, फाइंड वन मिनट, हाँ 1 सेकेंड, दूसरा एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको।
फाइंड द रेशनल नंबर 1 और 2. फाइंड थ्री रेशनल नंबर. तो 5 ले लो, कुछ भी ले लो. 5 रेशनल नंबर find the 5 rational number between 1 and 2. अब 1 और 2 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने. 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने कैसे क्या होगा? अब सिंपल 1 और 2 ही है सॉल्यूशन. वन और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने. अब इसमें क्या करना? 5. अब 5 है तो n इक्वल्स टू कितना हो गया? 5. अब n में 1 प्लस करेंगे तो n प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6. मीन्स क्या? 5 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा? 6. अब हमें क्या करना है? यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर डिफरेंट कुछ भी नहीं है. अब इन दोनों को डायरेक्ट हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1 इंटू 6 अपॉन 6 तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 6 6/6. और ऐसे ही आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 6/6. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 12/6. अब इसमें आपको यहाँ पर ये जो दोनों रेशनल नंबर है, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. 5 रेशनल नंबर फाइंड करने. अब 5 रेशनल नंबर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6/6 है तो 5 रेशनल नंबर करो. 5 रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर क्या थे? 6/6 तो क्या हो जाएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6. ये 5 रेशनल नंबर आ गए. मैंने आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन बताया था ना, मैं लास्ट वाला जो डिफरेंट डिनोमीटर वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको यहाँ पर रेशनल नंबर फाइंड करके बताए थे. उन दोनों के बीच में 1 रेशनल नंबर फाइंड करना रह गया था. तो उसको आप बीच में क्या आया था हमारा आंसर लास्ट प्रीवियस में? उस दोनों के बीच में जो भी रेशनल नंबर आया था उसके बीच में आपको 1 रेशनल नंबर वहाँ पर फाइंड करना है. जैसे आया था 12/20. ये नोट कर देना. वो मिस हो गया वहाँ पर. 12/20 और एक नंबर हमारे क्या आया था? 35/20 आया था. इन दोनों के बीच में हमें 1 नंबर ही फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में वैसे तो लॉट ऑफ नंबर आ रहे हैं पर हमें 1 ही फाइंड करना था तो 13/20. तो ये आंसर, ये स्टेप आप उसमें ऐड कर देना, लिख देना. सो 1 रेशनल नंबर बिटवीन 13/20 बिटवीन 12/20 और 35/20. तो इस टाइप से आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. अब एक और है आपके बस हो गया. इस टाइप से आपको इसमें 1 और 2, 3 और 4 इस ये है आपके रेशनल नंबर. इस टाइप से आपको सब फाइंड करने हैं. कोई डिफरेंट डिनोमीटर आ जाए और सेम डिनोमीटर आ जाए. जैसे बाई चांस आपके डिनोमीटर आ गया 3/5 और यहाँ पर आ गया 4/5. क्लियर? अब इसमें डिनोमीटर अगर डिफरेंट हो सेम है, अगर डिनोमीटर यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अल्टरनेट प्रोसेस यूज़ करनी नहीं. कौन सी? कि न्यूमरेटर को डिनोमीटर से करना है, डिनोमीटर को न्यूमरेटर से करना है. आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है? डायरेक्ट 3/5 को जितने रेशनल नंबर होंगे उसको आपको उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना. जैसे यहाँ पर मुझे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? इसको 6 से. तो 4/5 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और फिर उन दोनों के बीच में जो भी रेशनल नंबर आएंगे फिर आप जितने भी फाइंड करने उतने आप कंटिन्यू लिख देना. तो इस टाइप से ये रेशनल नंबर फाइंड करना है आपको. इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं अब इसमें. अब आपको अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने. मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आज का. एट द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन है. जैसे इसमें आप
वैसे बोर्ड क्लास है तो ये तो आपको ओवरऑल करने ही रहे, तो आपको सब करने ही है। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फाइंड द वैल्यू मीन्स वही मल्टीप्लाई, सॉल्व, डिवाइड। मैंने आपको ये क्लास में बताया था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड कैसे करने हैं, तो ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रैक्टिस टू परफेक्ट 1, इसमें जो आपके हैं ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फाइंड द वैल्यू, सॉल्यूशन या सॉल्व, ये आपको सब करने हैं। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हो वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करना है, दोनों साइड करके, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो भी आप लिख सकते हो कि इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, मतलब फॉर्मूला लिख के वो यूज़ कर सकते हो। तो आज के आपके ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके हो गए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट है, इसे चैप्टर भी फिनिश हो चुका है, नहीं आगे एडिट इनवर्स ये भी कंटिन्यू कर देते चलो, तो क्या है कि आपके कंप्लीट हो जाएगा। होमवर्क मिल गया, होमवर्क आप प्रॉपरली करते रहे। क्या पता आपको आगे इंस्ट्रक्ट दे कि आपको नोटबुक चेक करवाने या आना पड़े, तो आपको वर्क तो करना ही है प्रॉपरली। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे आपके हैं 8, एडिटी इनवर्स। अब एडिटी इनवर्स करना है, मैंने आपको बताया था कि एडिटी इनवर्स क्या होता है, जिसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसमें जैसे 4 है और 4 का क्या हो जाएगा -4। रेशनल नंबर तो अपॉन 1 हो जाएगा ना, अपॉन 1 है तो आपको अपॉन 1 का तो कोई कि डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर में 1 नेसेसरी नहीं है, तो ये आपको 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो डायरेक्ट 4 का -4 हो जाएगा। हम अब ये एडिटिव इनवर्स है, क्या है ये एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्लियर। अब आपको जैसे बाई चांस करना है कि -13/17, अब ये क्या है नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इसको अगर आपको पॉजिटिव में करना है तो 13/17, तो ये आपके 13/17 ये हो गया। तो इस टाइप से हमने रेशनल नंबर ये सब 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे फाइंड करने थे वो सब हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिए हैं। अब आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के होमवर्क तो मिलना ही है, तो होमवर्क आप नोट कर लो आज का। ये आपके जो बुक में है ना प्रैक्टिस टू परफेक्ट 1, ये आप देख लेना। एडिशन, एड द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन आपको सब सॉल्व करने। क्लियर। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू वही मल्टीप्लिकेशन है तो आपको कैसे करना है, प्लस माइनस, सब आपको इग्नोर नहीं करना है, सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डिवाइड आपको करनी ही है। देन क्वेश्चन नंबर 5 भी जैसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई में मीन्स क्या है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की वैल्यू सॉल्व करके आपको चेक करना है कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, नॉन इक्वल आ रही है, और ये सब क्या है प्रॉपर्टी के थ्रू ही है। इसमें आप चेक करना है कि प्रॉपर्टी कैसे यूज़ हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, वो भी आपको फॉर्मूला लिखना है। मैंने आपको सब प्रॉपर्टी एक साथ बता दी है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है। अब मैं आपको बता रही हूँ एडिट इनवर्स। मैंने एडिट इनवर्स बताया था आपको कि पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो आप 7/2, ये एडिट इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स 7/2। अब ये क्या है पॉजिटिव है, तो इसको आप नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा -7/2। अब इसमें आपको पता है ना कि रेशनल नंबर में हमेशा डिनोमिनेटर में साइन माइनस करने यूज़ करना है। वैसे आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ नहीं तो यहाँ भी कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं होगा, हमेशा न्यूमरेटर में यूज़ होगा। तो ये क्या हो जाएगा -7/2, तो पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। तो इस टाइप से जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग वो आपको सॉल्व आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपके 9th वाला क्वेश्चन भी देखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने आपको क्या बताया था, अपोज करना है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, तो P/Q तो Q/P। एज एग्जाम्पल आप देख लो क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
एग्जाम्पल है आप जिस बाई चांस -3/7, अब -3/7 है तो क्या हो जाएगा आंसर, साइन तो एज इट इज रहेगा -7 अब ये -3 है तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर से क्या हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में यूज़ करना है इसको, तो क्या हो जाएगा -7/3। तो ये आपके क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस टाइप से आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स सॉल्व करने हैं। अब आपकी इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी दे रखी है। आगे ही जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपकी और दिया गया है 10 क्वेश्चन क्या है इसमें, जैसे 5/8 इंटू -3/7 प्लस 5/8 इंटू 7/6। अब इसमें सिंप्लीफाई देखो, इसमें एक कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देखना ध्यान से। आपको प्रॉपर्टी के सब फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अगर प्रॉपर्टी के फॉर्मूले लर्न हो गए तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे एग्जाम में प्रॉपर्टी के नेम भी पूछते हैं कि ये फॉर्मूला, ये आपको जैसे सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन दे रखा है और कि विच नेम प्रॉपर्टी, तो आपको वहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करनी की कौन सी प्रॉपर्टी, ऑप्शनल में आ सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। इसे बाई चांस आपके एक क्वेश्चन है 5/8 इंटू 3/7 प्लस 5/8 इंटू -7/6। अब इसमें आप देख सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, लुक केयरफुली, 5/8 इंटू -3/7। अब इसमें देखना 5/8 और 5/8 ये दोनों सेम टर्म है, इसका मीन्स ये दोनों क्या हो गए, ए, क्लियर। और यहाँ पर ये क्या हो गया, बी, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, इनटू और सी, क्योंकि बी और सी की वैल्यू डिफरेंट है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना। अब जैसे ये कौन सा है, राइट हैंड साइड का दे रखा था, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का, आपको इसमें कौन सा यूज करना है, a इंटू बी प्लस सी। इसका मीन्स क्या, आपको इस फॉर्मूले में इसको ये वैल्यू पुट ऑन करनी है। कैसे करोगे वैल्यू पुट ऑन, 5/8 इंटू, क्यों हमारे a की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ए और बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी -3/7 प्लस -7/6 क्या हो जाएगा। फर्स्ट हम क्या कर देंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे और ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद हम क्या करेंगे, 5/8 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इस टाइप से आपको इसको ये प्रॉपर्टी आपको सॉल्व करनी है। मतलब सबसे फर्स्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए कि किसमें कौन सी एडिशन होगा, कौन सा सब्ट्रैक्शन, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। मस्ट भी कंपलसरी प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी ही है, क्लियर। मैंने आपको सब प्रॉपर्टी और आप स्टेप बाय स्टेप सब प्रॉपर्टी आप लिखना। अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं आपके, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाऊंगी। सो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंस इन यूजेस। इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंस और यूजेस बता दिए, फिर भी कुछ पॉइंट लास्ट में रह जाते हैं, वही बचे हुए हैं। मैंने इसमें आपको रिसोर्सेज की टाइप भी बता दी है, किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा था, 4 टाइप से कर रखा था। उसका लिए मैंने आपको बताया भी था कि आपको उसके नोट्स बनाने, और आप उसको नोट्स बना दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अब अपने लास्ट जो चल रहा था कि किस प्रकार से हमको रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीन्स होता है सतत विकास, यानी कि विकास तो चल रहा है लेकिन वो हमेशा चलता रहे। अब इसके अंदर देखो, व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्सेज विथ देयर अवेलेबिलिटी एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। मैंने आप लोग को लास्ट जो वीडियो बताया था उसमें भी यही बताया था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है हमको उनको क्या करना है, कंजर्व करना है। कंजर्व का मतलब उनको जितना हमसे हो सकता है उतना हम उसको बचा के रख सकते हैं। अगर हम उनको बचा के रखेंगे तो हमारा फ्यूचर और हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो भी उनका यूज़
कर पाएगी। देखो क्या दे रखा है, व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ रिसोर्सेज, बैलेंस बना के रखना है रिसोर्सेज विद देयर अवेलेबिलिटी, जितनी मात्रा में वो उपलब्ध है, एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, और हमको उनको सुरक्षित करना है किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन यानी कि आने वाली पीढ़ी के लिए। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लेना, इसको हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। अवर अर्थ इज गिफ्टेड अस विथ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, हमें हमारी अर्थ ने हमको बहुत सारे, कह सकते हैं कि हमको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज गिफ्ट में मिले हुए हैं, एंड hence it is our moral responsibility to see that we balance the use of resources for future। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम हमारे इन रिसोर्सेज को बैलेंस बनाए रखें। बैलेंस बनाने का मीन्स यहाँ पर है कि जिसका हमको जितना यूज़ करना है हम उसको उतना ही यूज़ करें, हम वेस्ट नहीं करें। हम ये नहीं सोचें कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, आपके अकेले के बचाने से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर हमको बैलेंस बना के रखना है हमारी एनवायरनमेंट के लिए, जिससे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कह सकते हैं कि लुप्त होने के समय पर, यानी कि ख़त्म होने वाली प्रजाति के अंदर आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो इन सबको हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर इनको बचा सकते हैं। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू रिड्यूस कंज्यूम्पेशंस, रिसाइकिल एंड रीयूज द प्रोडक्ट। इसके लिए क्या ज़रूरत है, रिड्यूस, कंज्यूम्पेशंस, रिसाइकिल एंड रीयूज। आपने साइंस में 3R पढ़े होंगे, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। मैं आपको यही बता रही हूँ, बहुत ईजी है, आप लोग को वैसे भी पता होगा 3R क्या होते हैं। फर्स्ट दे रखा है रिड्यूस, द कंज्यूम्पेशंस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम एक्सेस शुड बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूल टू गो टू ऑफिस और स्कूल। अब क्या दे रखा है, द कंज्यूम्पेशंस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम। रिड्यूस के अंदर क्या आता है, कोल और पेट्रोलियम। शुड बी रिड्यूस बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूल। अब जैसे इसमें आप लोग ये कर सकते हो, जैसे आपको उदयपुर जाना है, पर्टिकुलर आप अपना व्हीकल लेके नहीं जाओ। अगर घर में 10 जने हैं, सब जने अपने अपने व्हीकल से जा रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप एक ही कार करके जाओ या एक ही गाड़ी करके जाओ, तो उससे आपका पेट्रोल बच सकता है। कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, आप अकेले जा रहे हैं, साथ रास्ते में कोई खड़ा है, तो कभी आप उसको लिफ्ट देते हो, तो उसका भी हो सकता है वो किसी अदर व्हीकल करके आ रहा हो, तो उसका पेट्रोल भी बच जाएगा और उसका समय भी बच जाएगा। तो ये अपन किसके थ्रू बचा सकते हैं, रिड्यूस के थ्रू। यानी कि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सेव कर सकते हो। छोटी मोटी कहीं पर जगह, जैसे मार्केट जा रहे हो आप सब्जी लेने के लिए, तो आप बिना गाड़ी के भी पैदल जा सकते हो। तो यही चीज़ डिपेंड करती है कि हम उन चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब उसका पुनः उपयोग करना। सर्टेन प्रोडक्ट सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर मैगजीन्स कैन बी रिसाइकल्ड इनटू पेपर्स। जो पुराने न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स होती हैं उनको फिर से किस में कन्वर्ट किया जाता है, पेपर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट पॉइंट अपने आता है रीयूज। रीयूज का मीन्स क्या होता है, पुनः उपयोग करना, ऐसी चीज़ों का यूज़ करना जिसको हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं। सिंपल सा एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मार्केट में आप सब्जी लेने जाते हो, आप पॉलीथीन बैग लेकर जाते हो या पेपर बैग लेके जाते हो, तो उनको आप एक बार यूज़ करते हो और आप डस्टबिन में डाल देते हो। सिंपली अगर हम कपड़े का बैग लेकर जाते हैं तो आप एक बार की जगह उसको 50 बार भी यूज़ करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो फट जाएगी। आप उसको वॉश करके बार बार यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पर क्या होगा, रीयूज़, यानी कि ऐसी चीज़ आपको यूज़ करनी है जिसको आप पुनः उपयोग में ले सकते हो। Paper bags and cloth bags should be used to so that we don't need a new bag every time we go to the market। यहाँ पर पेपर बैग भी दे रखा है, लेकिन पेपर बैग अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो हम उसको रीयूज़ कर सकेंगे, वरना तो एक बार आप यूज़ करोगे और बहुत ज़्यादा आप सामान लेकर आए हो तो हो सकता है वो फट जाए, ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। लेकिन आप क्लॉथ बैग लेके जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब लास्ट, इस लेसन के लास्ट 5 पॉइंट्स आते हैं आपके प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है रिड्यूस एंड मिनिमाइज द डेवलपमेंट डिप्लेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लेशंस का मीन्स होता है ह्रास होना, यानी कि जो चीज़ खत्म हो रही है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, रिड्यूस और मिनिमाइज करके, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करके हम उसको बचा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी टेकन केयर एंड शुड बी रेस्पेक्टेड। हमारे अर्थ प्लेनेट के ऊपर जितनी भी लाइफ है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, उनका हमको क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए और उनकी रेस्पेक्ट
करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई एनिमल से, प्लांट से आप उसको मार रहे हो, उसको प्लांट्स को काट रहे हो, वो भी क्या है, लाइफ है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ यानी कि सभी तरह के हो सकते हैं, उन सबका हमको केयर करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आवर एटीट्यूड शुड चेंज टूवर्ड्स द आवर एनवायरनमेंट एंड वी शुड टेक केयर एयर, सॉइल, वाटर। अपना जो एटीट्यूड है, अपना जो बिहेवियर है अपने एनवायरनमेंट के प्रति उसको चेंज करना चाहिए। एंड वी शुड टेक केयर ऑफ एयर, सॉइल, वाटर, इकोसिस्टम। नेक्स्ट, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी अलाउड टू फ्लोराइश ऑन अर्थ, दैट इज वी शुड कंजर्व डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ शुड बी अलाउड टू फ्लोराइश। फ्लोराइश का मीन्स होता है ग्रोथ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर, हम कहते हैं ना भगवान ने हमको जीने का अधिकार दिया, तो सबको दिया है जीने का अधिकार। तो आपके माइंड में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि पृथ्वी के ऊपर कितने भी प्रकार के फॉर्म्स है, कितने भी प्रकार की लाइफ प्रेजेंट है, तो उन सबको हमको क्या करना चाहिए, अलाउ, बढ़ने का मौका देना चाहिए। और इससे क्या होगी, डिफरेंट डाइवर्सिटी बढ़ेगी। जैसे आप जू में जाते हो तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। अगर हमने उस डाइवर्सिटी को बचाया ही नहीं है, उन विभिन्नताओं को बचाया ही नहीं है, किसी को हम मार रहे हैं, बहुत सारी प्रजातियां खत्म हो रही है, तो आने वाली पीढ़ी और हम भी उन अलग अलग तरह की जो विभिन्नता है उनको हम नहीं देख पाएंगे। लास्ट पॉइंट आता है, द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड and ecosystem should be allowed to sustain on their own. All the communities should respect and taken care their environment. कुल मिला के बात इतनी सी आती है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, हमको उसको सुरक्षित करके रखना है, उसको इकोसिस्टम, इको फ्रेंडली बनाना है, ताकि हम और हमारे आने वाली जनरेशन हमारी एनवायरनमेंट को अच्छे से एंजॉय कर सके। हमें जो भी नेचुरल रिसोर्स मिल रहे हैं हम उनको उनको कंजर्व करके उनकी मात्रा को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। ऐसे नहीं कि हम उनको ख़त्म होने के लास्ट स्टेज पे लाके छोड़ दें। यहाँ पर आपका ये लेसन फिनिश हो जाता है। बहुत इजी चैप्टर था। मैंने जो भी नोट्स बनाने के लिए बोला था आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लेना और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर्स कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट लेसन फर्स्ट का पार्ट 9 चल रहा है। बहुत बड़ा लेसन है ये। इसके स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़े। जैसे सबसे पहले पढ़ा था प्लॉइंग कि कैसे होता है प्लॉइंग, उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स, नेक्स्ट जो भी हमने सारे स्टेप कंटिन्यू किए थे। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आएगा वो होगा हमारा इरिगेशन। इरिगेशन दैट मीन्स वाटर सप्लाई इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक फिक्स इंटरवल टाइम होता है, उसके बाद हम टाइम पे क्रॉप्स को वाटर का इरिगेशन मतलब वाटर का सप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं इरिगेशन। और उसको डिटेल में पढ़ाऊंगी। उसके पहले हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कंटिन्यू पढ़ाया था। दैट वहाँ पे बताया था रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन क्यों होता है। आपने ऐसी रूट्स कभी देखी हो तो ऐसी रूट्स नॉर्मली सारे प्लांट्स में नहीं होती, वो सिर्फ होती है। मैं ये चीज़ रिवाइज़ कर रही हूँ, लास्ट क्लास में पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया था ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। तो ऐसी रूट्स जो होती है वो हर प्लांट्स में नहीं होती, वो सिर्फ होती है लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस दैट मीन्स फैमिली ऑफ द पल्सेस प्लांट। जितनी भी पल्सेस दालें होती है वो जिस फैमिली में आती है, जिस फैमिली से वो बिलोंग करती है, उसको बोलते हैं लेग्यूमिन। ये रहा लेग्यूमिनस फैमिली। लेग्यूमिनोसी फैमिली में जितनी भी दालें होती है, पल्सेस, वो सब आती है। और उन प्लांट्स का ये मतलब अलग डिफ्रेंशिएट है या ये चीज़ें कि उसको दूसरे प्लांट से वो अलग रखता है। मतलब ये कि उसमें ख़ास बात ये है कि इन प्लांट्स की रूट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है और वो नाइट्रोजन उनको कहाँ से मिलती है, सॉइल से मिलती है। तो नाइट्रोजन जो होता है उसको कन्वर्ट करके प्लांट को दिलवाना, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी ये कि यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको कन्वर्ट करके इस प्लांट को दिलाना, ये काम जो होता है इस फंक्शन के बीच में, इस वर्क के बीच में, ये रूट्स जो होती है वो एक अलग तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती है जिसको बोलते हैं नोड्यूल्स। तो रूट पे बनती है इसलिए इसको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी, आज मैंने रिवाइज़ कर दी क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही आता है या एग्ज़ाम में इसके छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए डिफाइन द रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल्स कहाँ होती है, कैसी होती है, क्या होती है, इसका डिफाइन करो या एग्जाम्पल बताओ किस में होती है। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आज इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर इज़ अ की इनपुट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द वेल्स
कैनाल्स और वाटर रिजर्वायर इज़ नोन एज इरिगेशन। इरिगेशन की ये क्या हो गई डेफिनेशन, तो आप पेंसिल साथ में रखते ही हो तो आप पेंसिल से इसको अंडरलाइन करो। देन उसके बाद जब नोट्स बनाओगे तो जब भी वीडियो ख़त्म हो जाएगी आप नोट्स बनाते हो इसके रोज़, तो आप क्या करोगे, जो जो चीज़ें अंडरलाइन करवाती हूँ मैं, आप उसको नोट्स की कॉपी में कॉपी कर देना, तो जल्दी इजीली समझ में आएगा। जो चीज़ समझाई हुई है वो आपकी डबल रिपीट हो जाएगी तो आपको इजीली समझ में आएगा। और ये जो डायग्राम है इसका भी आपको अच्छे से पिक्चर ड्रॉ करना है। इरिगेशन की डेफिनेशन है इनपुट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट। आप चाहो तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन अंडरलाइन कर सकते हो। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट, क्रॉप प्लांट में वाटर का सप्लाई करना फ्रॉम द वेल्स। वेल्स यानी जो अंडरग्राउंड कुएं वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं वेल्स, वहाँ से पानी को निकालो, या फिर कैनाल्स नहर जो होती है उनसे निकालो, और वाटर रिजर्वायर्स या जो भी वाटर के अदर सोर्सेज हैं वहाँ से पानी को लेके आओ या उनका सप्लाई करो, नोन एज इरिगेशन। किसी भी क्रॉप प्लांट में उस वाटर को सप्लाई करना क्या कहलाता है, इरिगेशन। फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट वाटर इज़ नेसेसरी। नेसेसरी है, प्रॉपर डेवलपमेंट अगर प्लांट का करवाना है तो वाटर तो ज़रूरी है, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए वाटर ज़रूरी है। और ये बात भी है कि हर प्लांट को एक अलग तरह से वाटर चाहिए होता है, मतलब कोई प्लांट बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है या उसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो कोई प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत कम पानी में उग जाने की उनकी कैपेसिटी होती है। ईच क्रॉप नीड्स स्पेसिफिक क्वान्टिटी ऑफ वाटर। आ गई ये लाइन, हर एक प्लांट को इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही उसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। एट वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रो एंड फ्रूटिंग, मतलब ये कि प्लांट जब उग रहा है तो सबसे पहले जब वो सीडलिंग होगा, सीडलिंग यानी बेबी प्लांट, जब सीड से वो बेबी प्लांट में ग्रो करेगा तो उस बेबी प्लांट के ग्रो के टाइम पे उसको बहुत ही कम पानी चाहिए, लिटिल वाटर। फिर जब उसके लीव्स आ जाएगी, उसका एक पर्टिकुलर स्टेम बन जाएगा, स्टेम बनने के बाद लीव्स आ जाएगी, तो लीव्स आ जाने के बाद उसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिएगा एज़ कम्पेयर टू बेबी प्लांट। फिर जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो उसको ज़्यादा पानी चाहिएगा, फिर उससे और बड़ा हो जाएगा, जैसे उसकी रूट्स अच्छे से ग्रो कर गई, बहुत सारी बढ़ गई, फिर उसका स्टेम भी लेंथ में बढ़ गया, लीव्स भी बहुत ज़्यादा लगने लग गई, पहले 1-2 लीव्स थी, ज़्यादा लीव्स लगने लग गई। देन उसमें फ्लावर्स आना शुरू हो गए। अब जब फ्लावर्स आना शुरू होंगे तो उसको और भी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वाटर एट वेरियस स्टेजेस। वेरियस स्टेजेस का मतलब है अलग अलग स्टेज पे और अलग अलग ग्रोथ और फ्रूटिंग जब भी प्लांट में होगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग पानी की ज़रूरत पड़ेगी। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ये भी बात है, अलग अलग हो जाता है उनका इरीगेशन, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि उनको किस टाइम में कितना पानी चाहिए, कितना वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, वो चीज़ डिपेंड करती है क्रॉप टू क्रॉप। एक तो कौन सी क्रॉप उगा रहे, दूसरा सॉइल टू सॉइल, मतलब वहाँ पे जो उगने वाली, जहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन करवा रहे हो वहाँ की सॉइल कैसी। अगर मॉइस्चर वाली सॉइल है तो पानी ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा, अगर बहुत ही ड्राई सॉइल है तो बार बार पानी सप्लाई करना पड़ेगा। सीज़न टू सीज़न पे भी डिपेंड करता है, जैसे समर सीज़न है और वहाँ पर तब समर सीज़न में कोई ग्रो करवा रहे हो आप किसी क्रॉप को, तब आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। समर सीज़न में, रेनी सीज़न में आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अपने आप वो ऑटोमेटिक नेचर से या रेन जब भी होगी तब उसको वाटर का फुलफिल हो जाएगा। इन समर सीजन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज मोर ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। मीन्स ये कि वहाँ की जो ये बात कर रहे हैं कौन से दिन की, इवापोरेशन ऑफ वाटर। समर सीज़न में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये बता रहा है। ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि समर सीज़न में इवापोरेशन यानी इवेपोरेशन जो होता है, वाटर का ट्रांसपीरेशन होता है लीव्स के द्वारा। लीव्स जो होती है वो कंटिन्यू पानी का जो क्या करती है, वाटर का लॉस करती रहती है, अपने स्टोमेटा से कंटिन्यू पानी को निकालती रहती है। तो समर सीज़न में ज़्यादा होगा तो उसको समर सीज़न में पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स, सॉइल में भी पानी का क्या हो जाएगा, वो स्टीम बन के इवापोरेट हो जाएगा, तो इसलिए उसमें समर सीज़न में पानी का सप्लाई हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल दैट मीन्स सबसे प्राइमरी स्टेज में जब फार्मर्स ये क्रॉप प्रोडक्शन करवाते थे, खेती करवाते थे, तब वो किन मेथड का यूज़ करके वाटर को सप्लाई करते थे फील्ड में क्रॉप के लिए।
Different methods are used for lifting water for irrigating the field in different regions of our country. In some of the methods, cattle or human labor is used. यहाँ पे क्या दिया है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो आप नोट्स बनाना, सबसे फर्स्ट इतना सब कुछ ना लिखते हुए आप सिर्फ लिख देना इरिगेशन की डेफिनेशन, सप्लाइंग ऑफ वाटर से लेकर के इरिगेशन तक डेफिनेशन लिख देना। देन नेक्स्ट आप नोट्स बनाओगे, उसमें लिखना, हेडिंग डालना ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। हेडिंग डालने के बाद आप क्या लिखोगे? लिखना कुछ नहीं, इसमें आप समझ लो, या तो इस चीज़ को अंडरलाइन कर दो, कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड। मतलब ये कि पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में जब क्रॉप प्रोडक्शन करवाया जाता था तो उस टाइम वाटर सप्लाई के लिए क्या चीज़ें यूज़ करते थे? तो वो है कैटल। कैटल यानी एनिमल्स के थ्रू। दूसरा ह्यूमन लेबर, ह्यूमन यानी इंसान खुद अंदर से पानी निकालते थे, वेल से वगैरह, पुले सिस्टम होता था, खींच के पानी निकालते थे और फिर डायरेक्ट वो वाटर का सप्लाई फील्ड में करवाते थे। तो ये जो था वो क्या था? ट्रेडिशनल मेथड यानी पुराने टाइप का। सच मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। मतलब ये कि ये जो मेथड्स थे वो कैसे थे? चीपर यानी इनमें कोई पैसा नहीं लगता था, क्योंकि सीधा सीधा पानी निकाल रहा है, या तो एनिमल निकाल रहा है या ह्यूमन लेबर कर रहा है, तो वो चीप यानी सस्ता पड़ जाता था। These days pumps are used for lifting water. These days pumps are used for lifting water यानी अंदर से पानी को बाहर निकालने के लिए पंप लगाए जाते हैं। पंप दैट मीन्स वाटर पंप लगाते हैं, कोई मोटर चला देते हैं, उससे वो पानी मोटर से ऊपर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं पंप आर यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। अभी के दिनों में पंप ज़्यादा यूज आता है। डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और इवन सोलर एनर्जी मे बी यूज टू रन द पम्प्स। मतलब ये कि अभी जो हम पंप वगैरह यूज़ कर रहे हैं पानी को ऊपर खींचने के लिए, तो वो ऐसे ही तो चलेंगे नहीं, उनके अंदर क्या लगाते हैं? डीजल या इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी। इन चीज़ों का यूज़ करके हम उन वाटर पंप को जो है वो उसको चला सकते हैं, जिससे पानी ऊपर खींचा जा सकता है। द डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन आर। अब नोट्स बनाओगे, फर्स्ट ये हेडिंग डाल दोगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन, पहले इरीगेशन की डेफिनेशन, फिर ये, और फिर ये चारों पॉइंट्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे। पुले सिस्टम और मोड, चेन पंप, राहत और पर्शियन व्हील और ढेकली, इन सब के डायग्राम पीछे दे रखे हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। आप इनके इरीगेशन मेथड्स ऑफ इरीगेशन में खाली 4 पॉइंट्स के नेम लिख देना। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने सूक्ष्म जीव द्वारा कुछ सामान्य रोगों के बारे में पढ़ा था, जो मनुष्य के अंदर भी फैलते हैं और जंतु के अंदर भी फैलते हैं। आज हम खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने घर पर भी देखा होगा कि कुछ खाद्य पदार्थ, खाने की चीज़ें होती है, वह धीरे धीरे खराब हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी वृद्धि के कारण वह जो भोजन पदार्थ जो होता है वह खराब हो जाता है। आप कहीं खाना खाने भी जाते हैं, जैसे आपने कभी सुना भी होगा अखबार वगैरह के अंदर, या बातें भी सुनी होगी कि कोई खाना खाने गए, वहाँ बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, उल्टियाँ वॉमन करने लगते हैं। तो यह क्यों होता है? यह सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीव, जो उसके अंदर वृद्धि करते हैं और भोजन को खराब करते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है, और हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है और अथवा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब, अगर हम विषाक्त जहरीला भोजन खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे और हो सकता है हमारी मृत्यु भी हो जाए। इसको बचाने के लिए हम कुछ विधियां भी है। खाद्य परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण के द्वारा कुछ हम खाद्य पदार्थ को बचा भी सकते हैं। जैसे हमारे पास में बहुत सारी विधियां हैं। रासायनिक उपाय, नमक द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण, तेल एवं सिरके का परिरक्षण, गर्म एवं ठंडा करना और भंडारण पैकिंग करना। पहला, जैसा आपने देखा है, रासायनिक उपाय। कुछ सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए हम नमक और खाद्य तेल का उपयोग करते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से इसका उपयोग होता है, इसीलिए इसको परिरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट है नमक का परिरक्षण। मांस और मछली जो होता है उसके ऊपर नमक का लेप किया जाता है, यानी कि उसको नमक लगाकर कुछ समय रख दो तो ताकि वह खराब नहीं होवे।
फिर है चीनी द्वारा झेली जो आपने देखी होगी, उसको भी बचाने के लिए हम चीनी का, शक्कर का उपयोग कर सकते हैं। तेल और सिरके द्वारा मांस मछली जैसा कि हम जानते हैं, और घर के अंदर अचार वगैरह भी बनाया जाता है जिसके अंदर नमक और तेल का उपयोग किया जाता है। गर्म और ठंडा करना, जैसा कि आपके घर के अंदर आपकी मम्मी दूध जो होता है उसको गर्म करती है, फिर उसको ठंडा करके आपके फ्रीज के अंदर रख लेती है। तो यह भी एक तरीका है जिसके से हम सूक्ष्म जीव का बचाव कर सकते हैं। अगर हम उसको गर्म नहीं करेंगे तो दूध में सूक्ष्म जीव आ जाते हैं और वह फट जाता है ना। तो कुछ दूध ऐसा भी आता है पैकिंग, आपने सुना होगा। अब पैकिंग के अंदर क्या होता है, उसको पाश्चरीकृत कर लेते हैं, यानी कि दूध को बिना उबाले इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, दूध को पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और 30-40 सेकंड, यानी कि 30-40 मैंने 15-20 मिनट या उसको सेकंड कुछ ठंडा करके और उसको पैकिंग कर ली जाती है। तो यह गर्म और ठंडा करना और भंडारण करना। आजकल मेवे, सब्जियां आदि वायुरोधीशील, यानी कि सब्जियां वगैरह, यह भी पैकिंग आती है, तो उसके अंदर सारी वायु बाहर निकाल दी जाती है। तो इससे क्या, उसके अंदर सूक्ष्म जीव नहीं फैलता। तो ये सूक्ष्म जीव से बचाने के लिए कुछ तरीके हैं जो आप याद कर सकते हैं। रासायनिक उपाय, नमक द्वारा, चीनी द्वारा, तेल और सिरके द्वारा, गर्म और ठंडा करके और भंडारण करके। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडल के अंदर सबसे अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है 78%, ठीक है ना। तो इस 78% का उपयोग हम सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, भले वो पौधा हो या जंतु हो, इसका उपयोग हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था राइजोबियम जीवाणु के बारे में, है ना। यह जो लेग्यूम पौधे यानी कि दलहन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होता है, ठीक है। आगे देखो, आपको नाइट्रोजन चक्र के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन सभी सजीवों को आवश्यक संगठन है, यानी कि सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। जो प्रोटीन, पर्णहरित, है ना, एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीरे, हले, शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा, यानी कि जो पौधे होते हैं वह जड़ों द्वारा इसका इस्तेमाल, यानी कि इसका उपयोग करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था दलहन की जड़ें होती है, वह भूमि से जड़ तंत्र के द्वारा नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। यह नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और अन्य संगठनों में करते हैं। पौधे एवं जंतु की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु और कवक होते हैं वह नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं एक चक्र बना हुआ, ये पूरा चक्र, इसके बारे में आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन चक्र आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना और उसको देख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।